पुरातात्विक महत्व की बात करें तो कान्हा किसली, महेश्वर, खजुराहो, भोजपुर, ओमकारेश्वर, सांची, पचमढ़ी, भीमबेटका, चित्रकूट, मैहर, भोपाल, बांधवगढ़ और उज्जैन, ऐसी कई जगह एमपी में है जहां पुराने इतिहास आज भी खूबसूरती के साथ सीना ताने खड़े हैं। मध्य प्रदेश के जन्म की बात करें तो आजादी के पहले इस प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जाना जाता रहा है और भूगोल के चश्मे से जब आप इस प्रदेश को देखेंगे तो भी देश के केंद्र में रहने की वजह से इसे मध्य भारत कहा गया। आजादी के पहले वो दौर था जब देश गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था। भारत में कुछ ऐसे स्थान थे जो सीधे तौर पर अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में थे, जिन्हें उन्होंने अलग अलग प्रोविंस में बांट रखा था। यूनाइटेड प्रोविंस जो बाद में यूपी कहलाया, बंगाल, बॉम्बे प्रोविंस और मध्य प्रदेश को कहा गया सेंटर प्रोविंस, जो अंग्रेजी हुकूमत के सीधे हाथ में आने वाला स्थान था। ब्रिटिश काल में एक सेंट्रल प्रोविंस नाम का क्षेत्र था जिस पे अंग्रेज सीधे शासन कर रहे थे, जबकि दूसरा हिस्सा मध्य प्रदेश क्षेत्र का वो था जिस पर देशी रियासतें, भारत की ही रियासतें, भारतीय राजाओं की रियासतें शासन कर रही थीं। इनकी संख्या 40 से ज़्यादा थी। इनमें कुछ बहुत बड़ी रियासतें थीं, कुछ बहुत ही छोटी छोटी रियासतें थीं, मतलब 1 या 2 गांव के बराबर की रियासतें भी मध्य प्रदेश क्षेत्र में थीं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों क्षेत्रों में ही था। इनमें जो बड़ी रियासतें थीं, जो महत्वपूर्ण रियासतें मानी जाती हैं, वो हैं ग्वालियर की सिंधिया रियासत है, या इंदौर की होलकर रियासत है, या भोपाल के नवाबों की रियासत। इसके अलावा भी कई सारी रियासतें थीं। इन सारी रियासतों से मिलके एक दूसरा क्षेत्र का निर्माण होता था। तो आजादी के पहले मध्य भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक वो जिस पर अंग्रेजों का सीधे तौर पर राज था, जिसे सेंटर प्रोविंस कहा जाता था, और दूसरा वो हिस्सा जो ऐसी रियासत थी जहां अंग्रेजों की हुकूमत तो थी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। 1947 जब भारत आजाद होने वाला था तब की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत ने एक प्लान के तहत वो हुकूमत की आजादी के लिए हाँ भर दी, लेकिन भारत के टुकड़े करने का भी प्लान तैयार कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने साफ कह दिया कि जो प्रोविंस हमारे अधिकार में है उन्हें हम आजाद करते हैं, पर देसी रियासतों पर हमें कोई दबाव नहीं बनाएंगे। अंग्रेजी हुकूमत ने साफ कर दिया कि जो प्रोविंस हमारे अधिकार में है उन्हें हम आजाद करते हैं, लेकिन देसी हुकूमतों पर हम कोई दबाव नहीं बनाएंगे कि वो कहां, किस देश में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हाथ में कमल और दूसरे में लाठी लेकर निकले और देसी रियासतों को मनाया। मध्य प्रदेश जो है वो देश की आज़ादी के समय मध्य प्रदेश नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश तो बना 1956 में। तो उस समय जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, अलग अलग राज्य थे, मध्य भारत अलग था, भोपाल स्टेट अलग था, और इन सबको मिला के विंध्य प्रदेश अलग हुआ करता था, सबको मिला के मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसमें खास बात ये थी कि 1947 में तो भोपाल को ही आज़ादी नहीं मिली थी। भोपाल को जो आज़ादी मिली वो 1949 में मिली, क्योंकि उस समय भोपाल में नवाब का शासन था, और एक एक करके जब विलीनीकरण हुआ, सबको एक किया गया, उसके बाद भोपाल को आज़ादी मिली। फिर ये बात उठी कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जो देश के सेंटर में हो और जहाँ पर जो है वो आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ और कई राज्यों को मिलाकर इसको संचालित किया जा सके। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा गया, क्योंकि कोई नवाब हो या रजवाड़ा, उन्होंने सबको एक साथ मिलाया और एकीकरण किया। आजादी के बाद भारत 4 राज्यों की श्रेणी में बांटा गया, जिसमें पहले नंबर की श्रेणी में सेंटर प्रोविंस मतलब मध्य भारत आया, जो 1947 से 1956 तक 3 भागों में बांटा गया। इन 3 भागों में पहला था सेंटर प्रोविंस बरार, दूसरे में मध्य भारत और तीसरे हिस्से में था विंध्य और आज की राजधानी भोपाल। मध्य भारत के तीनों हिस्सों में पहले हिस्से यानी सेंट्रल प्रोविंस में अगर बात करें कि कौन कौन से स्थान आते थे, पहला नाम आता है महाकौशल पूर्वी बघेलखंड की रियासतें,
छत्तीसगढ़ की रियासतें और दंडकरण एरिया जिनकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। पार्ट 2 की बात करें तो मध्य भारत कहे जाने वाले एरिया में निमाड़, मालवा, चंबल घाटी और ग्वालियर जिनमें प्रमुख रियासतें जैसे होलकर, सिंधिया जिनमें 2 राजधानी शामिल थी, पहली ग्वालियर और दूसरी इंदौर। इसी तरह पार्ट 3 था जिसे नाम दिया गया था विंध्य प्रदेश, जिसमें बुंदेलखंड और पश्चिम बघेलखंड की रियासत शामिल थी, जिसमें आज की राजधानी भोपाल भी शामिल थी। इन सारी रियासतों ने उस समय की भारत की सारी रियासतों का एक संगठन जो अंग्रेज़ों के नेतृत्व में ही बन गया था, उसके लिए कहा जाता था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के जो चेयरपर्सन थे वो थे भोपाल के नवाब हमीदुल्ला। जब भारत की आज़ादी की घोषणा की गई और माउंटबेटन प्लान आया और लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 का दिन डिक्लेयर कर दिया, उस दिन की घोषणा के साथ ही सारी रियासतों के मन में ये आ गया था कि वो अब स्वतंत्र रहें, भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें। अधिकांश जो महत्वाकांक्षी रियासतें थीं वो चाहती थीं कि उनकी स्वतंत्र स्थिति बनी रहे, जबकि उनकी स्वतंत्र स्थिति वर्तमान भारत के लिए काफ़ी खतरनाक थी। मध्य प्रदेश क्षेत्र का जो एकमात्र ऐसी रियासत थी जो भोपाल की रियासत है, उसकी कुछ बातें तो ऐसी थी। एक तो वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का अध्यक्ष थे वहाँ के नवाब, दूसरी बात वो जिन्ना के एक बहुत करीबी दोस्त थे और मुस्लिम लीग के एक सक्रिय सदस्य थे। इस कारण से बहुत कुछ उनका जो पक्ष था वो या तो मुस्लिम लीग की तरफ था और दूसरा उनके स्वयं की जो महत्वाकांक्षा थी वो एक स्वतंत्र भोपाल राज्य चाहते थे। राजनीति के वो गजब नाम। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, नाम रविशंकर शुक्ल, जन्म 2 अगस्त 1877, जन्म स्थान सागर जिला, पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। नाम गोविंद नारायण सिंह, जन्म 25 जुलाई 1920, साल 1967 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, साथ ही बिहार के राज्यपाल भी रहे। नाम कैलाश चंद्र जोशी, जन्म 14 जुलाई 1929, स्थान जिला देवास, 1977 से 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नाम द्वारिका प्रसाद मिश्र, जन्म 5 अगस्त 1901, साल 1963 से 1967 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जन्म 25 दिसंबर 1926, स्थान ग्वालियर। ये वो कुछ नाम हैं जो कम हैं, लेकिन एमपी में ऐसे कई नाम और भी हैं जिनमें दम है। दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश की सरकार भी कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका से मिलकर बनी है। राज्य की कार्यकारी शाखा का प्रमुख राज्यपाल है, अन्य राज्यों की तरह राज्य के प्रमुख राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में 230 और एक राज्यपाल के द्वारा मनोनीत विधानसभा सीटें हैं। राज्य से भारत की संसद को 40 सदस्य भेजे जाते हैं, जिनमें 29 लोकसभा निचले सदन के और 11 राज्यसभा के यानी उच्च सदन के लिए चुने जाते हैं। राज्य की प्रमुख राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी है। राज्य में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति रविशंकर शुक्ल थे। उन्होंने 1 नवंबर 1956 को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में देश का हृदय प्रदेश के साथ साथ एक अपना महत्व है। और यही कारण है क्योंकि एक बड़ा राज्य है, 29 लोकसभा की सीटें हैं, 230 विधानसभा की सीटें हैं और मध्य प्रदेश पर जो राज्य करता है, जो शासन जिसका होता है, आसपास कई स्टेट लगे हुए हैं, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, तो अपना एक राजनीतिक महत्व है, अपना एक भौगोलिक महत्व है। और मध्य प्रदेश का दूसरा एक राजनीतिक महत्व इसलिए कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से जो लीडरशिप निकली है
कहीं ना कहीं वो दिल्ली में हमेशा प्रभावी रही है। अगर प्रधानमंत्री कोई और भी हो तो भी मध्य प्रदेश के नेता हमेशा प्रभावी रहे हैं। हमारे यहाँ देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही देख लें, वो दिल्ली में लंबे समय तक प्रभावी रहे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। उमा भारती एक बड़ी प्रभावी नेता मानी जाती हैं। दिग्विजय सिंह आज भी राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशील हैं। तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के नेता हमेशा प्रभावी दिखाई दिए। आजादी के बाद 1956 तक मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा हुआ था, जिनमें कई रियासतें और एक अलग अलग राजधानी थी। फिर तारीख आई 1 नवंबर 1956 की, जब मध्य प्रदेश को एक नाम के साथ एक राजधानी भी मिल गई। सन 2000 तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर सन 2000 वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिले अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। आज मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। खनिज संसाधनों से समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। इसके पर्यटन उद्योग में काफी वृद्धि हुई है। राज्य ने वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। मांडू, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, चोली, भीमबेटका, पचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन रीवा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेले का पुण्य पर्व विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। शिवपुरी मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी है। नवंबर 1956 ये वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। इसी दिन थी अमावस्या की काली रात। इसी दिन राज्यपाल डॉक्टर भोगराजू पट्टावी सीतारमैया पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल को लालकोटी कहे जाने वाले आज के राजभवन में शपथ दिला रहे थे। तभी किसी ने याद दिलाया कि आज तो अमावस्या की रात है। ये बात सुनकर रविशंकर शुक्ल पहले थोड़ा असहज हुए और फिर बोले कि इस अंधेरे को मिटाने के लिए हजारों दिए जल रहे हैं, क्योंकि वो शपथ वाली रात दीपावली की रात थी। अमावस्या की रात का कुछ असर था या नहीं कौन जाने, लेकिन उस दिन के ठीक 2 महीने बाद 31 दिसंबर 1956 को रविशंकर शुक्ल ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया और वह दीपावली उनकी आखिरी दीपावली बन गई। साल 1892 में मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्म लेने वाले भगवंत रात मंडलोई ने अपने करियर की शुरुआत वकालत से की, जिसके बाद वो स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस से जुड़े। अपनी जिंदगी के 50 साल पूरे करने के बाद भगवंत राव रविशंकर शुक्ल के कैबिनेट में मंत्री बने और उनका सूबे की राजनीति में उदय हुआ। साल 1956 में मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का निधन हो गया। तब मध्य प्रदेश को संभालने के लिए कई दावेदार सामने आए और इंदौर में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भगवंत राव मंडलोई को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। लेकिन खुद को रविशंकर शुक्ल का उत्तराधिकारी मानने वाले तखतमल जैन को ये ठीक नहीं लगा और 1 जनवरी 1957 से 31 जनवरी 1957 तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे मंडलोई की जगह कैलाशनाथ काटजू को सीएम बना दिया गया।
डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू के 5 साल के कार्यकाल के बाद साल 1962 में हुए चुनाव में कांग्रेस तो सत्ता में आई, लेकिन कैलाशनाथ काटजू चुनाव हार गए और 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक दूसरी बार भगवंत राव मंडलोई मुख्यमंत्री बने रहे। इसके पहले मंडलोई रविशंकर शुक्ल के देहांत होने पर 31 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद पहले 3 महीनों में ही सूबे ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए। 2 महीनों के लिए रविशंकर शुक्ल, 1 महीने के लिए भगवंत राव मंडलोई और फिर कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू के बारे में कहा जाता है कि वो ऊंचा सुनते थे और उन्हें भूलने की भी बीमारी थी। जनवरी 1957 से 12 मार्च 1962 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे कैलाशनाथ काटजू के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चंबल परियोजना के तहत मंदसौर में चंदा करके गांधी सागर डैम का निर्माण कराया था, इसलिए उन्हें चंबल साहब भी कहा जाता था। साथ ही उनका ऊंचा सुनना और भूलने की बीमारी के चलते उन्हें भुलक्कड़ मुख्यमंत्री भी कहा जाने लगा। उनकी भूलने की आदत की वजह से बने कई किस्से लोगों के जहन में आज भी ताजा हैं। ऐसा ही एक किस्सा छतरपुर मार्केट हाउस में हुआ। वहां के स्थानीय विधायक और मंत्री दशरथ जैन जब एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर अंदर गए, परिचय की औपचारिकता होने लगी तो दशरथ जैन ने लोगों का परिचय कराया और अंत में डॉक्टर काटजू पूछ ही बैठे, और आप कौन महाशय? इस पर दशरथ जैन ने कहा, मैं दशरथ जैन हूँ डॉक्टर साहब। इस पर काटजू ने कहा, एक दशरथ जैन तो हमारे मंत्रिमंडल में भी हैं। दशरथ जैन ने कहा, साहब मैं वही दशरथ जैन हूँ जो विधायक भी हूँ और मंत्री भी। इस पर भी सीएम काटजू ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया, क्या मैं जानता नहीं? और लोग हंसने लगे। यूपी की पहली सरकार में मंत्री रहे कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के फुल टाइम मुख्यमंत्री रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्मीदों पर खरे उतरे। इस बीच उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय के साथ कई कार्य भी कराए, चाहे वो चंबल परियोजना हो या फिर भोपाल का भव्य बिरला मंदिर। द्वारका प्रसाद मिश्र पहले 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967 तक और फिर 8 मार्च 1967 से 12 मार्च 1969 मुख्यमंत्री रहे। सीएम बनने के बाद मिश्र उस समय जिस बंगले में रहते थे वह एक किराए का मकान था। ये बंगला आज भी अशोका लेक व्यू होटल के ऊपर स्थित है। मिश्र पहले और आखिरी मुख्यमंत्री थे जो किसी प्राइवेट मकान में किराए पर रहे। उनके पहले जो मुख्यमंत्री थे वे आईना बंगले में रहते थे, जो आजकल वीआईपी गेस्ट हाउस है। आईना बंगले के बारे में ये धारणा हो गई थी कि वह बंगला शुभ नहीं है, क्योंकि इसके पहले जितने भी सीएम उस बंगले में रहे वे ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रह सके। शायद यही कारण था कि मिश्र सीएम हाउस में न रहकर किराए के मकान में रहते थे। शतरंज के माहिर खिलाड़ी द्वारका प्रसाद मिश्र को एक राजनीतिक के रूप में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी गंभीर छाप छोड़ी और मुख्यमंत्रियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इंदिरा गांधी को पीएम बनवाया। तो ऐसे थे द्वारका प्रसाद मिश्र। राजनीति में जो ना हो वह थोड़ा है। कभी कभी छोटी सी घटना कई बार इतनी बड़ी बन जाती है कि राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल देती है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश की सियासत में भी हुआ। वाकया राजमाता विजयराजे सिंधिया के अपमान से जुड़ा है। इसे जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। बात 60 के दशक की है, जहां पचमढ़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। राजमाता द्वारका प्रसाद मिश्र से मिलने पहुंची, लेकिन द्वारका प्रसाद ने उन्हें अपने चैम्बर के बाहर इंतजार कराया, जिसके बाद डीपी मिश्रा ने घंटी बजाकर चपरासी को राजमाता को अंदर ऑफिस में लाने का संकेत दिया। मिश्र अपनी कुर्सी से उठकर अंदर एंटी चैम्बर में चले गए। राजमाता आई तो खाली ऑफिस की कुर्सी पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। उस समय का इंतजार और डीपी मिश्रा की राजशाही परिवार पर सख्त टिप्पणी राजमाता को नागवार गुजरी और राजमाता ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली और राजमाता के सहयोग से मध्य प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में गोविंद नारायण मुख्यमंत्री बने
और 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक वह सीएम की कुर्सी पर रहे। यह वही दौर था जब ना तो कांग्रेस की सरकार थी और न ही बीजेपी की सरकार भी संयुक्त विधायक दल यानी कि संविदा सरकार की, और मुख्यमंत्री थे गैर कांग्रेसी गोविंद नारायण सिंह। हालांकि गोविंद नारायण ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। मार्च 1969 में वे आधी रात को अर्जुन सिंह के घर पहुंचे और कहा कि वे संविदा सरकार से तंग आ चुके हैं और कांग्रेस में वापस लौटना चाहते हैं। इसके कुछ सप्ताह बाद ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1972 में प्रकाश चंद्र सेठी को श्यामाचरण शुक्ल के बाद राज्य का सीएम बनाया गया था। इंदिरा गांधी की पसंद के चलते उन्हें ये पद सौंपा गया था। उनसे जुड़ा एक किस्सा बेहद ही खास और हैरान कर देने वाला है। बात उस समय की है जब कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की शादी थी। गुलाम नबी की शादी में प्रकाश चंद्र सेठी को भी आमंत्रित किया गया था। प्रकाश चंद्र सेठी इस शादी में सरकारी विमान से श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन रात में उन्हें याद आया कि वे अपना पायजामा लाना तो भूल गए हैं। उन्होंने अपने स्टाफ को यह बात बताई। फिर क्या था, सेठी जी का पायजामा लेने के लिए सरकारी विमान ने 1600 किलोमीटर की उड़ान भरी और विमान मुख्यमंत्री जी का पायजामा लेकर श्रीनगर पहुंचा। तब जाकर कहीं सेठी जी को नींद आई। पायजामे के बाद सेठी जी का एक और किस्सा भी काफी चर्चा में रहा। बात उस दौर की है जब बुंदेलखंड में कई इलाकों में डाकुओं का आतंक था। डाकुओं के आतंक को खत्म करने के लिए सेठी जी ने एक दिन अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि चारों ओर सन्नाटा पसर गया। सेठी जी ने एक लाइन में कहा कि डकैतों के इलाकों में भारतीय वायुसेना बम गिरा दे, मामला ही खत्म हो जाएगा। अधिकारी वायुसेना के विमान में बम गिराने की बात सुनकर सन्न रह गए। सीएम अपनी बात पर अड़िग रहे और दिल्ली पहुंचकर रक्षा मंत्री जगजीवन राम के पास पहुंचे और परमिशन भी ले ली। फिर क्या था, ये खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। अखबारों में खबर छपी तो डकैतों में खलबली मच गई। कुछ डकैतों ने तो घबराकर सरेंडर की बात कही, तो कुछ डकैत भागने की तैयारी करने लगे। बताया जाता है कि उस दौरान करीब 450 से अधिक डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हमेशा सफेद कुर्ता और धोती पहनने वाले राजनीति के संत कैलाश जोशी 14 जुलाई 1929 को मध्य प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री बने थे। वे पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे। इससे पहले जितनी भी सरकारें आईं वो कांग्रेस की सरकारें थी। 26 जून 1977 को शपथ ली थी और 17 जनवरी 1978 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें नींद की बीमारी थी। बताया जाता है कि वे 18 घंटे तक सोने लगे थे। इससे कई नेता परेशान होने लगे। जब कोई अफसर सीएम से साइन करवाने के लिए फाइल लेकर जाता तो वे साइन करते करते ही सो जाते थे। इस पर विपक्ष मुद्दा बना देता था। नींद के कारण वे काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और यही वजह थी कि जोशी जी को नींद की बीमारी के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं कैलाश जोशी की सादगी के चर्चे भी सूबे में काफी मशहूर रहे। उनके पास एक कार भी नहीं थी। बात 17 मई 1981 को जब वे 5वीं बार विधायक बने तो कार्यकर्ताओं ने कैलाश जोशी का सम्मान किया। इसी कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजया राजे सिंधिया भी आई थी। जोशी जी का सम्मान हुआ और कार्यकर्ताओं ने चंदे से पैसा जुटाकर एक एम्बेसडर कार खरीदी और उसकी चाबी जोशी जी को सौंप दी। वो कार हमेशा उनके पास रही। तो ऐसे थे राजनीति के संत कैलाश जोशी। उमा भारती के इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह चौहान, विक्रम वर्मा, कैलाश जोशी, सुमित्रा महाजन और बाबूलाल गौर के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आए। उमा भारती ने मोहर गौर के नाम पर लगाई
उनका मानना था कि बाबूलाल गौर को कभी भी पद से हटाया जा सकता है। सीएम बनने के बाद उमा भारती ने बाबूलाल गौर को सीएम हाउस के मंदिर में 21 देवी देवताओं के सामने गंगा जल उठाकर शपथ दिलवाई। शपथ इस बात की थी कि जब उमा भारती कहेंगी तब गौर इस्तीफा दे देंगे। 23 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 4 दिन बाद जब बाबूलाल गौर ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो उमा भारती ने 4 मंत्रियों को हटा दिया और 3 नए मंत्री बनाए गए। बाबूलाल गौर को बुलडोजर मंत्री भी कहा जाता था। ये उपाधि उन्हें पटवा सरकार में दी गई थी क्योंकि उन्होंने पूरे भोपाल में बुलडोजर चलाकर न केवल अतिक्रमण को हटाया बल्कि उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी ऐतिहासिक कार्य किया। बाबूलाल गौर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें लोगों के जहन में आज भी जिंदा हैं।